गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लोन लॉस प्रोविजंस। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने एक पब्लिश किया है डिस्कशन पेपर लोन लॉस प्रोविजन से रिलेटेड, जिससे कि जो है बैंकिंग सिस्टम को और रोबस्ट बनाया जा सकता है। तो ये लोन लॉस प्रोविजन होता क्या है? तो अभी आपको पता है कि बैंक्स जो है उनको कुछ पैसा जो है साइड रखने को कहा जाता है कि कल को अगर आपके लोन्स जो है वो बैड टर्न हो जाए तो उसमें आपको आपकी बैलेंस शीट के ऊपर कोई असर ना पड़े, उसके लिए आप एक रिजर्व साइड में रख लो। ठीक है, तो ये वही है लोन लॉस प्रोविजन। लेकिन अभी क्या होता था, अभी तक गवर्नमेंट अभी तक जो है ये बैंक्स जो हैं ये लोन लॉस के प्रोविजन अलग से नहीं रखते थे। ये सोचकर चलते थे जिस जो जो आपका इनकम लॉस मॉडल है वो ये सोचकर चलता था कि सारे के सारे लोन्स जो है वो रीपे हो जाएंगे, चाहे थोड़े कम पे होंगे चाहे थोड़े ज़्यादा पे होंगे, लेकिन सारे के सारे पे ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि रियलिटी में जीना ज़रूरी है, तो इसके लिए लोन लॉस प्रोविजंस रखना ज़रूरी है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी करंट अप्रोच है इनकम लॉस बेस्ड अप्रोच में, अब क्योंकि इसमें कोई लोन लॉस प्रोविजन रखा नहीं होता है, तो जब तक जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होती है तब तक जो है बैंक्स के जो लॉसेस होते हैं, जो कि लोन रिकवर नहीं हो पाया है, वो आपके बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बैंक की हेल्थ हमको सही से नहीं पता लग पाती है। 2007 और 9 के क्राइसिस में यही हुआ था कि डिले हुआ, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए एक्सपेक्टेड लॉसेस को, उसकी वजह से क्या हुआ, डाउन स्विंग हुआ। ठीक है, फिर बैंक्स बेसिकली जब कोई प्रोविजन नहीं रख रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं रिकॉग्नाइज करने को बैड लोन्स को, तो बेसिकली वो अपनी इनकम को ओवरस्टेट कर रहे हैं, जितनी उनकी एक्चुअल इनकम नहीं है उससे ज़्यादा वो दिखा रहे हैं। और उससे वजह से क्या होता है कि जब इनकम ज़्यादा दिखा देते हैं तो डिविडेंड भी ज़्यादा दे देते हैं, डिविडेंड ज़्यादा दे देते हैं तो और खर्चा कर दिया है जबकि इनकम उतनी है नहीं है, तो बैंक की हेल्थ पे और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आरबीआई ने कहा है कि आप जो है ये एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच रखो, इसमें आप लॉस जो है प्रोविजन का लॉस बना के रखो। समझ लो आपने 100 रुपये के लोन दिए है ना, अगर आप उसमें से 10 रुपये का जो है ये सोच के चलोगे कि ये पैसा हमारे को नहीं आने वाला है, ठीक है, तो आप 90 रुपये के हिसाब से चलोगे ना कि 90 रुपये रिकवर होने हैं। तो इन केस उस 100 रुपये के जो लोन्स जो हैं उसमें से 10 रुपये का ही जो है समझ लो एक्चुअल में नहीं आए, तो आपके जो है बैलेंस शीट पर जो है वो ऑलरेडी ही आपने, क्योंकि लोन लॉस प्रोविजन बना के रखा हुआ है, आप उसमें से उसको माइनस कर दोगे और आप अपनी क्विकली 90 रुपये की जो आपने जो लोन दिया है उसकी आप अपनी जो है वो इनकम दिखा पाओगे। अभी जो हमारा इनकम लॉस प्रोविजन का है उसमें हमने ये सोचा होता है कि 100 के 100 जो है वो वापस आएंगे। इससे क्या होता है कि आप बहुत डिले कर देते हो जो है लॉस को रिकॉग्नाइज करने में। तो अब आरबीआई ने तीन जो है स्टेजेस में जो है असेट्स को डिक्लेयर जो है ईएल बेस्ड अप्रोच में डिक्लेयर करने को कहा है। पहला है स्टेज 1 असेट्स, मतलब कि सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क तो नहीं है, तो मतलब हो सकता है कि अगले 12 महीने में कोई क्रेडिट लॉस हो जाए तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो। दूसरा स्टेज 2 असेट्स, मतलब कि सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क है इनिशियल रिकॉग्निशन में, लेकिन कोई ऐसा नहीं, इतना भी रिस्क नहीं है कि वो अब सच में ही जो है वो बैड लोन का टर्न हो जाएगा, तो उसके लिए आप उसको लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड रखो कि ये क्रेडिट लॉस ही होगा। ठीक है, स्टेज 3 असेट जो है वो एक्सट्रीम है, उसमें क्या होता है कि आप जब से जैसे ही रिपोर्ट हुआ है कोई भी मतलब लोन कि वो पे नहीं होगा, तो आपने उसी टाइम उसको ये समझ लेना है कि ये तो लॉस जो है हमको रिकवर नहीं होने वाला है, उसको आपको उसी टाइम पे जो है लाइफ टाइम का क्रेडिट लॉस जो है वो एक्सपेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस जो है वो डिक्लेयर करके दिए हैं आरबीआई ने असेट्स को क्लासिफाई करने के लिए बैंक्स के लिए। बेनिफिट्स इसके यही है कि हमारे जब हम क्रेडिट लॉसेस एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे तो बैंकिंग सिस्टम की रेजिलियंस बढ़ेगी। आपने पहले से ही प्रोविजन रख दिया कि हाँ इतना तो हमारे को लोन वापस नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये भी इकोनॉमिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो है कुछ चेंजेस करने को कहा है। जैसे पहला चेंज है कि मैंडेटरी एडमिट करो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से। दूसरा कहा है कि रियल एस्टेट के लिए एक स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क लेके आओ। जो एमएसएमईज के लिए प्री पैक्स लेके आए थे, याद होगा आपको प्री पैक्स क्या होते हैं।
क्रेडिटर्स और जो है आपके जो है शेयर होल्डर्स आपस में ही जो है वो डील कर लेते हैं, आपस में ही जो है एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कितना पैसा दिया जाएगा, किसको कितना पैसा दिया जाएगा। तो उसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी स्कीम को कहा जा रहा है, उसी प्री पैक्स को कहा जा रहा है कि एमएसएमई से बियॉन्ड जो है बाकी सेक्टर्स में भी लेकर आओ। ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है? कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है। कंपनीज के केसेस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेट करता है किसी भी कंपनी की बैंक्रप्सी को। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स में जो है वो डील करता है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में बनाया गया है ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की देखी जा सके। तो टाइमलाइन क्या है कि कंपनीज के केस में लगभग 180 दिन के अंदर बैंक्रप्सी को जो है वो कंप्लीट करना होता है। स्मॉलर कंपनीज के केस में उसको 90 दिन तक कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है वो इंटरिम प्ली जो है फिशरमैन की जो है उसके ऊपर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, क्योंकि फिशरमैन चाह रहे थे कि वो 12 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड, मतलब टेरिटोरियल वाटर से बियॉन्ड जो है फिशिंग कर पाए। तो टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी में जो है टेरिटोरियल वाटर को डिफाइन किया है कि 12 नॉटिकल माइल तक जो आपके कोस्ट से जो रीजन है वो टेरिटोरियल वाटर है आपका, उसके ऊपर आपकी फुल सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। लेकिन बाकी कंट्रीज जो है उनको आपको इनोसेंट पैसेज देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी का कोई सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट नहीं है, कोई ऑफेंसिव उसका इंटेंट नहीं है, तो आप किसी शिप को वहाँ से निकलने से रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको राइट टू इनोसेंट पैसेज देना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स कोई सबमरीन जा रही है तो उसको आप नहीं, मतलब उसको आप रोक सकते हो। सो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है 1982 में अडॉप्ट किया गया था। ये आपके नेशंस के जो क्लेम है वर्ल्ड के ओशन और सीज उसके ऊपर जो उसको जो है रेगुलेट और कंट्रोल करता है। 168 पार्टीज इसको रेटिफाई ऑलरेडी कर चुकी है, इंडिया ने भी किया हुआ है, और ये बाइंडिंग होता है मेंबर्स के ऊपर। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या है फिर? तो यूएन क्लॉज जो है वो कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो कोस्ट से है वो एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसमें जो भी कंट्री जो है उसका जो है वो हक है, वहाँ पर वो भी जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करनी है वो कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है उसने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कहा है कि इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट डाइवर्जन की जा रही है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए जो है एक फ्रेश प्रपोजल फाइल किया जाना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है क्या। दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है इसको। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। टू रन ऑफ द रिवर जो है उसके ऊपर बनाया जा रहा है इसको। टैंगोन और ड्री रिवर दोनों ही जो है दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर जो है इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है ईदू मिशमी ट्राइब्स की, वो इससे अफेक्ट होने वाली है। तो इसलिए हम देख लेते हैं ईदू मिशमी ट्राइब्स के बारे में भी। तो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं ये ट्राइब्स, मेजर सब ट्राइब हैं ये मिशमी ग्रुप की। और ये जो है एनिमिज्म में बिलीव करती है। एनिमिज्म मतलब ये मानती हैं कि जो एनिमल्स और जो है प्लांट्स उनमें भी जो है वो लाइफ होती है और उनके भी ह्यूमंस की तरह इमोशंस होते हैं। तो इसलिए ये उसको जो है उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करती है। सो दिबांग रिवर क्या है? दिबांग रिवर जो है अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अरुणाचल प्रदेश और असम के जो है डिस्ट्रिक्ट्स में से जो है वो या स्टेट्स में से गुजरती है। मिशमी हिल्स जो है उसके जो है अपर कोर्सेज ऑफ दिबांग रिवर में पाए जाते हैं। अब ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है स्टेचुटरी बॉडी होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंडर। और ये जो भी अगर कभी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट करना है तो इसकी परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ASBA, आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है कहा है कि एक न्यू पेमेंट्स मैकेनिज्म लेके आते हैं हम सेकेंडरी मार्केट ट्रेड के लिए। सेबी ने इसको डेवलप किया है। तो होता क्या है कि जैसे आप समझ लो पहले क्या होता था कि IPO वगैरह में आप जब इन्वेस्ट करना लगते थे तो आपको पैसा देना पड़ता था, और जब अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो आपको जो है वो आपको शेयर्स मिल जाते थे। लेकिन अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते थे तो आपको पैसा रिफंड आने में टाइम लगता था। तो अब जो है इस एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सिस्टम में क्या होता है कि ये 2016 से ऑलरेडी चल रहा है ये। ठीक है। तो आसबा सिस्टम में ये होता है कि एग्जांपल लेते हैं UPI का।
तो अगर आपने समझ लो कि आईपीओज आपने कोई अप्लाई किया, किसी भी शेयर, कोई कंपनी आप आईपीओ लेके आ रही है, उसके शेयर्स को आपने खरीदने के लिए अप्लाई किया, तो यूपीआई का एक मैंडेट डिवेलप हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में से वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपके ही बैंक अकाउंट में रहेगी, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक अब जो ये आईपीओ जो है वो लिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि आपने एक यूपीआई की मैंडेट क्लियर कर दी, क्रिएट कर दी है, आपके अकाउंट में ही है पैसा, अकाउंट से निकला नहीं है लेकिन वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। इन केस आपको शेयर जो अलॉट हो जाते हैं तो फिर तो सही है, फिर तो वो पैसा जो है वो उस कंपनी को चला जाएगा। लेकिन अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो सिर्फ वो मैंडेट को अनब्लॉक कर दिया जाएगा, उस पैसे को अनब्लॉक कर दिया जाएगा और वो आपके अकाउंट में ही रहेगा। तो इसमें हुआ क्या, फ़ायदा क्या है कि एक तो बैलेंस ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इन केस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा ना आईपीओ। तो उसके लिए ही जो है ये सिस्टम डेवलप किया गया था कि ऑथोराइज्ड बैंक्स जो होंगे, सेबी के ऑथोराइज्ड बैंक्स, वो आपस में इस तरह से मैंडेट्स जो है कर डिक्लेयर करके अमाउंट को ब्लॉक कर लें और जो है उनको फिर रिफंड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो है सिंप्लीफाई कर दिया है फ़ी फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपकी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अलाउ करती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप किसी प्रोडक्ट को आप इन जो आपके बिजनेस में इनपुट की तरह यूज़ किया जाने वाला है, अगर आप उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करें तो उसको आप डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच सकते, आप उसको अपने गुड्स में ही आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। जो भी एडवांस ऑथराइजेशन होती है 12 महीने के लिए वो एप्लीकेबल होती है, बार बार उसको रिन्यू कराना पड़ता है। और इसके लिए जो जो है कंपोजिशन फ़ी का जो फॉर्मूला है उसको स्पेसिफिक रेट जो है बार बार उसको डिफरेंट लेवल पर जो है वो जो है डीजीएफटी डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसी को ही जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी ऑटोमेशन हो सके और फास्टर सर्विस डिलीवरी हो सके जो भी इंपोर्टर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है ये रिपोर्ट आ चुकी है 2022 की। अब इसमें कहा गया है कि 98% जो है स्टूडेंट्स हैं जो 6 से 14 साल के एज के बीच में है वो अब स्कूल्स जा रहे हैं। तो बेसिकली एक सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है, इसमें स्कूल्स में सर्वे नहीं किया जाता है। एनजीओ प्रथम इस सर्वे को कर रहा है 2005 से, और एज ग्रुप ऑफ 3 to 16 के जो बच्चे हैं उनमें ये सर्वे किया जाता है। तो बेसिकली हाउस होल्ड सर्वे है, ना कि स्कूल बेस्ड सैम्पलिंग की जाती है इसमें। अब इसमें दिखाया गया है कि हमारा जो है एनरोलमेंट बढ़ी है हमारी 2022 में 2018 के मुकाबले। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ देखने को मिली है कि बिकॉज ऑफ पैंडमिक जो प्री 2012 लेवल पे हमारी जो बेसिक रीडिंग एबिलिटी थी बच्चों की वो उस लेवल पर पहुंच चुकी है या फिर ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्रीन बैक, ये भी आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रुपी जो है वो शार्पली यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो है वो वीक हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि फॉरेन बैंक्स जो है वो ग्रीन बैक किसको कहते हैं, यूएस डॉलर को, तो उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन बैक ही हमने इसमें पढ़ना है कि ये टॉपिक है क्या। तो ग्रीन बैक बेसिकली यूएस डॉलर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब से पहला जो यूएस डॉलर जो पेपर करेंसी जो है प्रिंट की गई थी 19 सेंचुरी में, वो ग्रीन बैक थी। ग्रीन बैक क्यों, क्योंकि उसकी जो बैक साइड थी पेपर करेंसी की वो ग्रीन कलर की थी, इसलिए उसका नाम ग्रीन बैक रख दिया गया है। तो जहाँ भी आप ग्रीन बैक वर्ड सुनोगे तो उसका मतलब है यूएस का डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी जो है वो इंडिया जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेशन को एड्रेस कर रहे हैं। इस साल का थीम जो है वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। 36 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, और इंडिया का इस बार का फोकस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इंटरनेशनल एनजीओ है और पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया 1971 में। जो क्लॉस श्वाब थे, जो क्लॉस श्वाब हैं रादर, जर्मन इकोनॉमिस्ट और इंजीनियर, उन्होंने इसको फाउंड किया था। पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, कल्चरल और अदर लीडर्स जो हैं सोसाइटी के वो इसमें आते हैं और एक तरह से एजेंडा सेट करते हैं इकोनॉमी का और सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर तो नहीं है उनके पास, बट बेसिकली एक फोरम है ये जिस पर डिस्कशन की जाती है ग्लोबल लेवल की। तो ईस्टर्न आप्स रीजन जो है आपका स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर इसके जो है वो माउंटेन रिजॉर्ट में इसकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो है रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पर उसके नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, एक्सेट्रा। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is loan loss provisions. So this topic is important for your economy section. So RBI has recently published a discussion paper on loan loss provisions. So this paper has said that we should these banking systems should adopt expected loss based approach instead of the incurred loss approach that it follows currently. So what is a loan loss provision? It means that you are keeping aside certain money, assuming that there will be some default in loans. Okay, so let's take this example that in the event of a loss, instead of taking a loss in its cash flows, the bank will be using the loan loss reserves. So this is an example. Let's say a bank has issued $1 lakh of total loans, and it has a loan loss provision of $10,000. Even if one of the loan gets defaulted, then the bank would only deduct this money from the loan loss provision instead of taking it into its balance sheet. Okay, so so this is a bigger approach. This is a forward approach. Instead of that, the current banking system in India is following the incurred loss model, which says, which the banking system is assuming that all loans will be repaid until evidence to the contrary emerges. Okay, so it is not realistic because there would be certain loans which will not be repaid. Okay, so what has happened in 2007 and 9 also, that the banking system was assuming that all loans would be repaid only after the balance sheet gets prepared. When the loss of a bank appears, only then the bank gets to know about the loans which have not been paid. So basically it's a delay in recognizing of expected losses. So this delay was very costly because the income of the bank was overstated, because bad loans were already there, but the banks were not recognizing it because they did not have any separate provision for it. So they were actually having losses, but they were assuming that they were having profits. Based upon that, they started distributing dividends also to the shareholders. So basically this also led to increase in their expenses. So it was a double whammy for the banks. So instead of this incurred loss based approach, we have to follow this new approach where we have to make loan provisions, loan loan loss provisions. So RBI has recommended that three stage classification of financial assets must be made by the banks. Under the first stage, those assets which have not had a significant increase in credit risk must be recognized. So these assets are basically those assets in which there could be a loss in the 12-month period. And the second stage assets are those which have a significant increased credit risk since initially it has been recognized. But of course there is not possible there is a less possibility that they would go bad. But in the third stage, from the reporting date itself, there has been an evidence that this loan may go bad, and that's why lifetime expected credit loss is recognized, that this money would not be recovered by us. So this three stage classification of assets has been uh, suggested by the banks for suggested by the RBI for banks to follow the loan loss provision model. Of course, it would be benefiting the banking system because it will help the uh, the banking system to have resilience against loss provisions or losses, and it will also be in line with the globally accepted norms. So the next topic is insolvency and bankruptcy code. This topic is also important for your economy section. So Ministry of Corporate Affairs has recently proposed sweeping changes to the IBC. So what are those changes proposed? So of course it has said that there should be mandatory admission of insolvency applications by the financial creditors, and a specialized framework must be made for real estate, so that allottees can be given certain relief, so that they are not stuck in a loop of insolvency proceedings of the real estate companies. The third is, of course, to extend the provisions of pre-packs, which we discussed just last year. I think there was also a question about regarding the same last year in the prelims exam. And these pre-packs are basically uh, agreements which are signed between the creditors, secured creditors, and shareholders, that how do we manage this insolvency proceedings instead of going to the IBC. Okay, so if the agreement has been made between these creditors and shareholders, then the IBC just recognizes that agreement, and it has been the Ministry of Corporate Affairs is recommending that these pre-packs must also be extended beyond just MSMEs.
So, what is insolvency and bankruptcy code? It is applicable to companies and individuals. So, NCLT takes care of the companies who want to go for insolvency. Similarly, Debt Recovery Tribunal is has jurisdiction over individuals and partnership firms. For the management of IBC, Insolvency and Bankruptcy Board of India is also operating. So the timeline is for companies 180 days. Between this period you have to complete uh, the insolvency proceedings. For smaller companies the timeline is for within 90 days. So the next topic is territorial waters. This topic is important for your international relations. So Supreme Court has recently reserved its order of because a plea was filed by certain fishermen because they want to use the areas beyond territorial waters. So, what are these territorial waters? So, these are defined by the United Nations Convention on the Laws of Sea, and it is area which is adjacent to the shores of a country, and it extends up to 12 nautical miles from the country's coastline. Uh, a country exercises full sovereignty over these territorial waters and over the space also. The government can legislate also on on the matters related to their territorial waters. And all countries have the right of innocent passage also. So let's assume that a ship is going through India's territorial water. It's a US led ship or a US company ship. Then we have to give them innocent passage. But of course you cannot allow the US military to go from this territorial sea. Okay, so the next topic is so what is the United Nations Convention on Laws of Sea? So it was adopted in 1982 and it is regulating and controlling the functioning and claims of nations on the world's oceans and seas. It was ratified by 168 parties, including India, and it is binding on the member states. So, what is the exclusive economic zone which has been defined by UN clause? So, it's an area of ocean which extends up to 200 nautical miles from the coastline. So the next topic is Italian hydropower project. It is important for your environment section. So Forest Advisory Committee has recently asked Arunachal Pradesh government to review the Italian uh, hydropower project. So because the project entails transfer or the diversion of forest land into non-forest uses, that's why the approval of Forest Advisory Committee has become necessary. So this project is a 3097 megawatt hydropower project, which is being planned in the Bang Valley of Arunachal Pradesh. It is one of the largest hydropower projects, and it is being developed as a combination of two run of the river schemes, Tangong and Dri rivers. Both are tributaries of the Bang River, and because the area which is being affected belongs to the Idu Mishmi tribes. Let us also see about them also. So it is the lone inhabitant tribe of the Bang Valley district, and so they are the major subtribe of Mishmi group. They are distinctively identified by their typical hairstyle, the customs and artistic pattern embedded on their clothes, and they also believe in animism. Okay, so what is Dibang River? It's an upstream tributary of Brahmaputra, and it is found along the upper courses of Dibang River. The Forest Advisory Committee is the statutory body of Ministry of Environment, which is formed under the Forest Conservation Act of 1980. And any question which relates to the diversion of forest land for non-forest uses is taken care by the Forest Advisory Committee. So the next topic is ASBA, that is the application supported by blocked amount. So this topic is also important for your economy section. So SEBI has made a new proposal for shifting to a new payments mechanism for secondary market trades. So it has been developed by SEBI to apply for IPOs, etc. And so what happens here is that since 2016 it has been functioning already for IPOs, but the SEBI also wants to transfer this mechanism to secondary markets. So what happens here is that, like I was giving an example of IPO application. So let's suppose that a company has opened for itself for IPO, its shares for IPO. Then you apply for that shares. Instead of paying them directly, what you do is, uh, if you are having SEBI authorized banks, which are also called the self-certified syndicate banks, what they would do is, let's suppose that you have applied for 10,000 rupees of IPO for shares. Then what they would do, instead of transferring that money to the particular company, the amount would be blocked in your bank account, let's suppose through a UPI mandate, and only after you have been allotted the shares, only
only then that amount would be transferred to the company. If you're not allotted the shares of after the IPO gets listed, then of course the amount would get unblocked and there would be no need of making any transaction between the two sides, your account and the company's account. So this has been made mandatory since 2016, and the aim of course is to eliminate the inconvenience of finding refunds. So the next topic is advance authorization scheme. This topic is also important for your economy section. So recently, Directorate General of Foreign Trade has simplified the composition fee for export obligation extension under this advance authorization scheme. So under this scheme, the importers are allowed duty-free import of certain inputs which are crucial for the making of their products, which they have to export. So they are not, of course, not they are not allowed to sell those products in domestic market because they are meant for the product that they're making for export. Okay, so this advance authorization is valid for 12 months, and the free criteria that was available for this scheme has been recently simplified by DGFT. So the next topic is annual status of education report. This topic is important for your social issues. So ASCR report has been recently released, and it has said that almost 98.4% of for students between 6 to 14 years of age are enrolled in schools now. So it's a citizen-led household survey. It is being published by NGO Pratham since 2005. Instead of going for school-based sampling, the survey conducts household-based sampling, and as per the new report, the enrollment has increased in 2022, but due to the pandemic, the basic reading ability of children has dropped to pre 2012 levels. So, this is a very important challenge for us, which needs to be tackled after the pandemic ends. So the next topic is greenback. This topic is also important for your economy section. So greenback is basically the other name of US dollar. Because foreign banks are purchasing the US dollar, we are saying that any trade between the US dollar is called greenback trading. So why it is called greenback? Because it is the first. It was the first paper currency which was issued by US government in 19th century, and the backside of this paper currency was green in color. That's why the name greenback. Okay. So the next topic is World Economic Forum. This topic is important for your international relations. So Union Minister Ashwini Vaishnav ji has addressed a session on India's road to $10 trillion economy at World Economic Forum in Davos. So this year, the theme is of a World Economic Forum is cooperation in a fragmented world. India has been cooperating with World Economic Forum since the last 36 years. And what is World Economic Forum? It's an international NGO made for public-private cooperation. It was founded in 1971 by German engineer and economist Klaus Schwab. And the forum basically engages political leaders, business, cultural, and other leaders of society so that they can shape global, regional, and industry agendas. There is no independent decision making power with the members of World Economic Forum, but basically it provides a forum for discussion of important global issues. So it also publishes several reports, like the reports which have been mentioned here: global competitiveness report, global information technology report, etc. Okay, so these were our topics for today, and please also download the current affairs compilation from our Telegram group today, weekly compilation. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.